ये इनका इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। जी जनता जान चुकी है कि ये लोग झूठा देश को झूठ से चलाना चाहते हैं। नौजवान जितना बेरोजगार है, जितना हताश है, जितना निराश है, उसकी 1/3 जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी। जी और जी अब स्थिति यह है कि नौजवान को लगने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन गई जी तो पूरी जिंदगी खराब कर देंगे। तो इनको नौजवान, और जहां तक किसानों की बात रही, किसान के हाल भी बहुत खराब है। आप लोगों ने देखा ही, जी 750 से ज्यादा किसानों की मतलब मौत हो गई दिल्ली के बॉर्डर पर। और इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। आखिर में इन्होंने जब मजबूरी, जब इनको लगा कि अब चुनाव आ गया है, हमको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब तीनों कानून को रद्द नहीं किया, जी उन्हें वापस फिर आगे उसको लागू करें। किसान भी जान रहा है, और खासकर पंजाब, हरियाणा और उधर पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सफाया इनका हो चुका है। मैं बिल्कुल। आपको ये बता रहा हूँ, जी जी किसान परेशान, व्यापारी का भी यही हाल है। स्वयं मुझसे आकर तमाम व्यापारियों ने कहा, भाई साहब आप लोग कुछ करिए, हम लोग तो जीएसटी और इनकम टैक्स से हम लोग डरते हैं। तो कोई खुशहाल इनके देश में नहीं है। जी ये 5 किलो राशन देकर जो गरीबों का के वोट की उम्मीद करते हैं, जो कह रहे 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया है, इन्हें उम्मीद है वो वोट करेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि उन गरीबों को खाली तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, उनके बच्चे जब पढ़ लिख जाए तो रोजगार चाहिए। जी तो ये सब तो कोई काम नहीं कर रहे जो उनकी जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन लाने वाला है। 5 किलो राशन देकर के उनको जानवरों के समान समझ रखा, क्योंकि जानवर केवल पेट से खाली संबंध रखता है, उसके जीवन में और कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कैसे उनके बच्चों की शादी होगी, कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चों के तन पर कपड़े तक ठीक से नहीं होते इस भयानक सर्दी में, और भयानक गर्मी में उनके सर पर छत नहीं होती या शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। इन हालात से बाहर क्या 5 किलो राशन उनको निकालेगा? देश के बिल्कुल। गरीब लोग विचार रहे हैं, जी ये जी कहते हैं विकसित भारत की बात करते हैं। 80 करोड़ लोग आज भी देश में, हमारा 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी देश से 5 किलो राशन ले रहे हैं। कैसा विकसित भारत है ये? मतलब ये नारा ही, ये लगता है हास्यास्पद नारा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये बेनकाब हो चुके हैं। जी ये खाली कन्नौज नहीं, खाली कानपुर नहीं, ये जी जी पूरे हिंदुस्तान में इनका सफाया होने वाला है। और दक्षिण में तो पहले भी नहीं थे, जी दक्षिण जी में जी पहले भी नहीं थे। और जो जो सीटें कर्नाटक वगैरह में आ गई थी इनकी सरकार के रहते, वो भी पूरा सफाया हो रहा है। ये दक्षिण बिल्कुल से लगाकर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल सतीश जी, बिल्कुल सतीश जी, हम आपको यहीं थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। 11 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं हमारे पास, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने निकल कर आए उन पर नजर डालें। अभी तक 11 बजे तक अगर बात की जाए तो 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं, उन्नाव लोकसभा में 27.09, अभी तक के ये आंकड़े। हरदोई में 27.01 हरदोई की बात की जाए, और मिश्रिक लोकसभा में 26.09% अभी तक चुनाव, अभी तक मतदान हुआ है। सीतापुर लोकसभा में 29.24%, शाहजहांपुर लोकसभा में 25.09। ये 11 बजे तक के आंकड़े। लखीमपुर खीरी में 29.18% मतदान 11 बजे तक। धौरहरा लोकसभा में 29.08% मतदान। वहीं कन्नौज लोकसभा की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक 30.99% अभी तक मतदान हुआ है। यूपी की 11 लोकसभा सीटों पर 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। तो कानपुर की अगर बात करें तो 21.36% 11 बजे तक, जो सुबह 9 बजे तक 7.84% था, वो बढ़ गया है। अकबरपुर की अगर हम बात करें, अकबरपुर में 25.63% मतदान हुआ है। उन्नाव की अगर बात करें, उन्नाव की ओर रुख करें तो उन्नाव में इस वक्त 27.09% मतदान। फर्रुखाबाद की अगर बात करें, फर्रुखाबाद में 27.08% मतदान की खबर। वहीं हरदोई लोकसभा की अगर बात करें तो हरदोई में 27.01%। मिश्रिक की अगर बात कर लें, मिश्रिक में 26.09% मतदान 11 बजे तक के आंकड़े। सीतापुर लोकसभा की अगर बात करें तो 29.24% मतदान की खबर सामने आई है। शाहजहांपुर की बात करें तो 25.09%।
लखीमपुर खीरी में 29.18%, धौरहरा लोकसभा में 29.08% मतदान, 11 बजे तक के आंकड़े। कन्नौज की अगर बात करें तो 30.99% मतदान 11 बजे तक कन्नौज में हुआ है। यूपी में 11 बजे तक 13 सीटों पर 27.12%। 11 बजे तक के आंकड़े। कानपुर में 21.36 और अकबरपुर की अगर बात करें तो अकबरपुर में 25.63% मतदान। तो हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी बातें इस समय कही हैं सतीश निगम जी ने। मैं सीधा रुख करता हूं क्योंकि आरोप सीधे बीजेपी पर है। संजय कटियार जी, आपकी तरफ रुख करूंगा। आपने सुना सतीश निगम जी ने कितने बड़े आरोप लगा दिए हैं कि मुद्दों का कोई बात नहीं है, विकास की कोई बात नहीं है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, किसी तरीके के उत्थान की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है। कहते हैं ना, चुनाव जो है बीजेपी का मुद्दों से भटक गया और प्रधानमंत्री खुद डरे हुए हैं। सर्वप्रथम तो आपके सारे दर्शकों से अपील करूंगा कि मतदान महापर्व है, मतदान करने अवश्य जाएं। सबसे पहले करें मतदान, उसके बाद दूजा काम। सभी से अपील है, मतदान करने अवश्य जाएं। अभी मैं सुन रहा था, सपा के प्रवक्ता हैं सतीश जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। इनकी बातें टोटल आप अगर सुने तो जो 14 से सुई अटकी, 14, 17, 19, 22, वही रटाया पहाड़ा ये लोग पढ़ते हैं, वही लिखी इबारत को पढ़ते हैं। इनका अपना नया कुछ है नहीं, ना कोई मुद्दा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई इंडी गठबंधन का कोई अपनी नीति है। और ये चुनाव, अनुराग जी, ये चुनाव राष्ट्रीय नीति का है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तय करने वाला है। आपके देश की शुचिता और उसकी राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने वाली बात का विषय है ये कोई नाली खड़ंजे और सड़क का चुनाव नहीं है। लेकिन नाली खड़ंजे सड़क की तो बात हो ही रही है इस चुनाव में, क्योंकि अगर आज भी चुनावों में देखें तो यही विकास के मूलभूत जो संरचना है उसको लेकर बहिष्कार जितनी देर आपने अभी सपा को सुना, मेरी बात नहीं, फिर आप नाली खड़ंजे की बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नाली खड़ंजे चुनाव ये नहीं है। निगम साहब उसी में पड़े हुए हैं असल में। अगर ये बहुत अच्छे थे, मतलब समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी थी, 17 में इनके नेता अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि साहब हम तो इस भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। 2017 चुनाव चल रहा था और इनको हम ये कहते हैं उसके जवाब में, अरे ताबूत में तो हमने भेज दिया था 17 में, अब उससे बाहर निकलोगे तब कील ठोक पाओगे ना। पहले तो आप ताबूत में बंद हैं ऑलरेडी, तो आप निकलोगे नहीं तो ठोकोगे कहाँ से। नंबर 1, जनता ने आपको भेज दिया। और आप जो दुष्प्रचार करते हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं, देश में कुछ हुआ नहीं, तो आप कौन सा चश्मा लगाए हैं? अरे भाई क्या, कहाँ नहीं हुआ? आप तो ये दशा है, कानपुर में आपने सीट जो है दान कर दी कांग्रेस को, क्योंकि आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। और उसके बाद दान देने में अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं? अरे ओ भाई बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इसको वोट मत देना। वीडियो दिखा दें, कहिए तो निगम साहब चाहें तो वीडियो चला के मैं दिखवा सकता हूँ। अखिलेश यादव बोल रहे हैं जनता से, बहुत चालू पार्टी कांग्रेस, इनको वोट मत करना। अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं। तो इंडी गठबंधन खुद विरोधाभास है कि कहाँ पे पूरे देश में इंडी गठबंधन है कहाँ? देश को चाहिए मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, जो देश के हित में, राष्ट्र हित में निर्णायक भूमिका अदा करे। विदेशों में जिसकी एक धमक होती है तब देश मजबूत होता, शक्तिशाली भारत होगा जब मजबूत सरकार होती है। रोज मुड़ फटवल करने वाले इंडी गठबंधन के लोग जो आपस में एक नहीं है, ममता बनर्जी अलग बिफर गई, दक्षिण भारत में अलग बिफर गए, कांग्रेस सपा में एकता नहीं, अंदर खाने क्या क्या चल रहा सब इनको खुद पता है। ये आपस में एक नहीं है। इनका सपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हो रहा, कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो रहा। काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सिर्फ जिंदा रहने का, हवा सांस मिल जाए, ऑक्सीजन। भूमाफिया आतंकवादियों का राज वापस आ जाए, जनता चाहती है क्या? आतंकवादी, भूमाफिया, लुटेरे, गुंडे, आतिक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे फिर से पनप जाएं। अभी किसी तरह तो दफन हो गए, और फिर से पनप जाएं, तो जनता बिल्कुल नहीं चाहती। और इसलिए ऐसा राज्य कभी नहीं आने वाला है। बिल्कुल संजय जी, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे, हम अपने जो मेहमान हैं उनके पास जरूर जाएंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां अकबरपुर
लोकसभा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय मतदान केंद्र में सुबह से पसरा रहा सन्नाटा। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां अफसरों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने शुरू किया है मतदान, यानी यहां भी मतदान का सुबह से बहिष्कार किया गया। तो करीब 3 घंटे बाद ग्रामीणों ने शुरू किया है मतदान। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां कानपुर के घाटमपुर के जलाला गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। तो अकबरपुर लोकसभा में आता है घाटमपुर का जलाला गांव। इस वक्त ये बड़ी खबर, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कानपुर के घाटमपुर का ये जो गांव है जलाला, वहां पर यह खबर सामने आई है कि मतदान को लेकर बहिष्कार किया गया, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अनुराग, आपको बताते चले कि आज घाटापुर में लगभग 3 घंटे जलाला गांव में जो ग्रामीण थे उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था। वहीं पर जब मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों व एसीपी को हुई तो वहां पे मौके पहुंचे। कारण ये था कि बीती 22 मार्च को एक सेल्समैन की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा नहीं हुआ। तो वहीं पर ग्रामीणों का यह भी कहना था कि अभी तक विकास कार्य के नाम पर केवल मामला शून्य रहा, जिसके चलते ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश था। हालांकि जब घाटापुर एसडीएम वहां पर और एसीपी पहुंचे हैं तो उन्होंने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जो ग्रामीण थे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके की लगातार खबरें सामने आ रही हैं मनीष, अभी जो मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों पर सांत्वना मिल गई है उन्हें? लेकिन क्या समस्या वही है कि विकास कार्य अभी तक क्यों नहीं हुए थे? इसको लेकर ग्रामीणों ने क्या कहा है? ग्रामीणों का कहना इसमें यह है कि हर बार उनको आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन विकास कार्य के नाम पर मामला हमेशा शून्य रहता है। लेकिन अब की बार उनका कहना यह था कि वह चुनाव का बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि उनको केवल विकास के नाम पे आश्वासन ही मिलता है और विकास कार्य कुछ भी नहीं किया जाता है। इसके कारण उनके अंदर काफी आक्रोश था। जी मनीष, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहां कानपुर के अकबरपुर लोकसभा में आता है घाटमपुर का जलाला गांव, जहां पर मामला एक सामने आया। सेल्समैन की हत्या का खुलासा न होने से आक्रोशित हैं ग्रामीण। कंपोजिट विद्यालय मतदान केंद्र में सुबह से पसरा रहा सन्नाटा। तो रुक करते हैं फिर से चर्चा की ओर, जहां हमारे साथ इंडी गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ सपा के सतीश निगम जी और कांग्रेस के जितेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। इंडी गठबंधन के साथ आप मौजूद हैं, सपा के साथ, लेकिन जिस तरीके से संजय कटियार जी जो बीजेपी के, इन्होंने आरोप लगाया कि सपा जो है इस बार कमजोर दिखी तो कांग्रेस को चुनावों में, यानी कांग्रेस कानपुर की जो सीट है उसको दे दिया गया, उसके अलावा कई जगह पर कांग्रेस मौजूद है। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि पिछले चुनावों का अगर हम आंकड़ा देख लें तो पिछले चुनावों में जो बीजेपी वो आधी सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 10 राज्यों की अगर हम बात करें, चौथे चरण में जो 10 राज्य हैं, और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस दहाई का अंक भी पूरा नहीं कर पाई थी। इस बार सबसे बड़ा प्रतिष्ठा जो है बीजेपी की तो लगी है, उसके अलावा कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि हम अपनी सीटें, अपना प्रभुत्व जो है वो कैसे बढ़ाएं। किस तरीके से इसको देखेंगे आप? धन्यवाद सक्सेना जी। जी, मैं कानपुर से, आपने बात किया कानपुर की घटना से अभी जोड़ता हूं जो आपने न्यूज चलाई। अकबरपुर के घाटमपुर में जो ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, भाजपा के लिए शर्म की बात है ये, बिल्कुल। और पूरे ग्रामीणों ने बहिष्कार किया इसलिए कि एक हत्या का खुलासा नहीं हुआ। तो भाजपा के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पहली बात आज ही फेल हुई, हमने नहीं फेल किया, जनता ने दिखाया आपको आईना। जो आप कह रहे हैं कि हत्या नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रही है, उसी हत्या का खुलासा न होने की वजह से आज ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। प्रशासन पिछले, हम लोगों की जानकारी में घटना है, प्रशासन पिछले 4 दिन 5 दिन से मना रहा है कि आप लोगों को वोटिंग करना है, लेकिन फिर भी लोग नहीं निकले। तो ये साफ सी बात होती है। दूसरी बात, गठबंधन हमारा मजबूत है, जीत रहे हैं हम। इसका सबसे बड़ा जो परिणाम है वो है कि मोदी जी शुरू किए थे अपने गारंटी से और उनकी गारंटियां सारी फेल होती गई। आज वो मंगलसूत्र पे आकर के अटक गए और टेम्पो पे आकर के अटक गए। एक प्रधानमंत्री को ये जानकारी होती है कि पैसा टेम्पो से जाता है। एक प्रधानमंत्री जो मंगलसूत्र के, अपने घर के, अपने खुद के मंगलसूत्र का सम्मान नहीं बचा पाया, आज वो हर हिंदू महिला के मंगलसूत्र का अपमान कर रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी तो नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी तो मंचों से दावा करते हैं कि जब विपक्ष उन पे कहते हैं आकलन उठाता है, जब उंगलियां उठाता है, जैसे अखिलेश जी भी उठाते हैं कि उनका परिवार तो है नहीं,
और उनका वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत या बच्चों की कीमत, वो तो जानते नहीं, परिवारवाद की बात करते हैं। लेकिन मंचों से प्रधानमंत्री खुद, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मेरे पास बच्चे नहीं, मैं और योगी जी दोनों तो ऐसे ही हैं, लेकिन हम तो जी रहे हैं आपके बच्चों के लिए, यानी कि देश के जो परिवार है, ये हमारा परिवार है, हम इनके बच्चों के लिए जी रहे हैं। ये बात है, बच्चे नहीं, लेकिन एक बात ये बताइए, बीवी को अपने घर में तो रख सकते हैं, आज तक तो रखा घर पे, आज जो ये तो रख मेरा सकते ये हैं। कहना है, आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके परिवार है, जिनके अपने बच्चे हैं, इसका मतलब वो क्षेत्र के लिए नहीं जी रहे हैं, वो देश के लिए नहीं जी रहे हैं। सिर्फ 2 लोग देश के लिए जी रहे हैं जिनका परिवार है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं मोदी और मैं योगी देश के लिए जीता हूं, वो व्यक्ति जो परिवार वाला है वो देश के लिए नहीं जीता है। तो ये तो देश के हर परिवार के लिए दिवालियापन इसी में दिख रहा है, व्यक्तिगत आक्षेप पे उतर गए, देश के मुद्दे किनारे हो गए तिवारी जी, और आप व्यक्तिगत आक्षेप पे लग गए, मोदी हटाओ मोदी हटाओ। आपका सिद्ध हो गया, आपकी कांग्रेस के नेता का मंतव्य साफ है, और समाजवादी का कहना ही क्या, अभी समाजवादियों का कहना क्या है। आप अच्छा तिवारी एक सवाल उत्तर दे दें। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में आपके पास दो ठो सांसद हैं, 4 लोग भी कांग्रेस को उठाने वाले, 4 कंधे भी नहीं नसीब है। अब बात आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, गारंटी फेल हो रही है। सुनोगे कि बस सुनोगे कि अपनी बोलोगे? आज का जो नौजवान है वो इस बात को समझ रहा है। आप 5 साल पहले उसको आईना दिखाए थे कि हम विकास कर रहे हैं, हम नौकरियां देने किया है, विकास किया है। आपको नहीं दिखता ना तिवारी जी, आपको नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता, आपके साथी को नहीं दिखता, आप लोगों को विकास नहीं दिखता, आपको हाईवे नहीं दिखते, आपको कानपुर से अलीगढ़ का हाईवे नहीं दिखता, आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे नहीं दिखता, आपको कानपुर का हवाई अड्डा नहीं दिखता, कानपुर के फ्लाईओवर से आपको, भाई आपका मुद्दा है सिर्फ मोदी हटाओ। हमें नहीं दिख रही है। आप एक कंपनी का नाम बताइए जो हमें नहीं दिख रही है। अगर हमारे एम्स आपको नहीं दिख रहे हैं, हमारे रेल कारखाने आपको नहीं दिख रहे हैं, हमारे हवाई अड्डे नहीं दिख रहे हैं, तो आपको नहीं दिख रहे हैं। हमें दिख रहा है कि हमारा बनाया हुआ हवाई अड्डा आप अडानी को बेच रहे हैं, हमें दिख रहा है हमारी बनाई हुई कंपनियों को आप प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है हमें ही नहीं, जनता को भी दिख रहा है, और जनता जवाब दे रही है। अच्छा सतीश जी, हर चरण में जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब देगी। सतीश जी, अभी जब हमने सवाल किया, जब आपने सबसे पहले सवाल उठाए और बहुत सारे मुद्दे अपने उठाए, तो संजय कटियार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने सीधे कहा कि ये जो चुनाव है ये नाली खड़ंजे और इसका नहीं है, सड़कों का नहीं है। ये जब भी विकास की बात करते हो हाईवे पहुंच जाते हैं, बाकी सड़कों के निर्माण पे पहुंच जाते हैं। और अगर हम जमीनी स्तर पे सतीश जी देखें तो ये अभी जो चुनाव 3 चरण निकले हैं और चौथा चरण जो चल रहा है, सुबह से यहाँ पर अगर बात कर लें बिल्हौर, सीतापुर, कन्नौज, हर जगह से खबर ये आ रही, विकास कार्यों को लेकर गांव के लोगों ने पिछले 10 साल से तरस रहे हैं और वहां पर विकास कार्य नहीं हुए। यानी कि ये मान लिया जाए कि बाहरी दुनिया में विकास चल रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे गरीब के तबकों को, किसानों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। और अगर वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो उनको अनदेखा कर दें आप। क्या आप इसको मानते हैं? एक बात समझिए, ये इनको अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कॉन्सेप्ट ही देश का नहीं समझ पाए। देश खाली जमीन का नहीं होता, देश के लोगों का भी होता है। देश के लोगों के लिए जमीन भी सुरक्षित रखी जाती है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित रखी जाती हैं। देश के लोग अगर भूखे मर रहे हो, देश के लोग अगर संसाधन से विहीन हो, देश के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही हो, तो देश तुम कैसा बनाना चाहते हो? और दूसरी बात, अगर शिक्षा से मजबूती नहीं है, रोजगार से मजबूती नहीं है, बीमार हो तो अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो आप बताओ आखिरकार देश है क्या? फिर खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है देश। नहीं, लेकिन ये तो कहते हैं ना कि आयुष्मान की सुविधा हमने दी है, कितना जाने कितने लोगों को। आयुष्मान का जो इन्होंने दिया है 5 लाख रुपए की, जरा इनसे पूछिए कितने तो हॉस्पिटल इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारी आयुष्मान सुविधा हमारे पास नहीं चाहिए। झूठ का कोई तर्क नहीं निगम साहब, झूठ का कोई तर्क नहीं है, झूठ का कोई तर्क नहीं। पहले सुन लें जी। तो 5 लाख रुपए कही है, इंडिया गठबंधन ने 25 लाख रुपए घोषित किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों को 25 लाख रुपए हम देंगे, इलाज के लिए मुफ्त इलाज कराएंगे, और किसी हॉस्पिटल में करा ले, कहीं भी करा ले, सरकार पेमेंट करेगी। लेकिन ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया इंडी गठबंधन? यानी कांग्रेस की सरकार रही है, अगर यूपी की चलिए बात कर लें, अखिलेश जी की भी रही है, तो ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया आप लोगों को? अच्छा, ये तो इनसे तो एक बात देखिए, पहले ऐसा नहीं है। हम समाजवादियों ने जब यहाँ सरकार बनाई तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में बेड का शुल्क फ्री किया, सारे एक्सरे, सारी जांचें फ्री किया, हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाए इसी कानपुर में जहां आप रहते, हम रहते।
100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बना तो समाजवादियों की देन है। लेकिन अगर सैफई की अगर हम बात करें, सैफई में आपका पीजीआई बना हुआ है, पीजीआई में सुविधाएं नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स तक अवेलेबल नहीं है। कानपुर के कई जो पेशेंट ऐसे हैं जो वहां पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जनाब हमारे पास सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, पीजीआई बनी है। जी देखिए, ये प्रत्यक्ष में लगता है डॉक्टर की कमी है, लेकिन सच बात यह है कि डॉक्टर की वाकई में कमी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात, ये कमी क्यों है? अभी एमबीबीएस की फीस 9 लाख रुपए पड़ती थी, अब वो 18 से 20 लाख हो गई है। एमएस करने और पीजी करने की फीस 17-18 लाख रुपए थी, वो अब हो गई 32 लाख रुपए। अब आप बताइए फीस कौन कम करेगा? भारत सरकार कम करेगी। आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा अगर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो प्राइवेट किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकता। ये फीस बढ़ाने के लिए दोषी तो ये लोग हैं कि डॉक्टर कैसे मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे डॉक्टर, गवर्नमेंट की सीटें तो सीमित हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज सतीश जी, यहाँ ये भी मानेंगे आप, अभी जो मामला विदेश में हुआ था जहां से हमारे जो बच्चे डॉक्टरी कर रहे थे, जो डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, उनको बाहर से यहाँ लाया गया, उनके भविष्य का क्या? भाई सुन लीजिए, एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे बच्चे देश से विदेश क्यों जाते हैं? जी, इसीलिए तो जा रहे हैं, जो मैंने सवाल उठाया आपसे। इसीलिए हमारे बच्चे देश छोड़ करके विदेश पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ फीस कम है। हमारे देश में फीस कम क्यों नहीं हो सकती? लेकिन अब उनको यहाँ कोई नहीं ले रहा है। अगर जीएसटी कम कर सकते हो, जीएसटी की तमाम बातें कर सकते हो कि एक देश एक कर लगाएंगे, तो पूरे एक देश में एक शिक्षा क्यों नहीं है? और जितने पब्लिक स्कूल हैं इनमें इतनी बड़ी फीस ली जाती है कि आम आदमी का बच्चा तो वहां पढ़ने जाए, ये गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन सतीश जी एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा कि जब आम आदमी की बात आप करते हैं, गरीब तबके की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो आरोप जो आम आदमी के बच्चे लगाते हैं और जनरल कैटेगरी के खासतौर से बच्चे, वो आरक्षण का मुद्दा उठा देते हैं कि हम तो इतनी पढ़ाई करते हैं लेकिन हमें आरक्षण की मार पड़ती है। अनुराग भाई एक बात सुनिए, 80 करोड़ लोग इस देश में, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से इनको ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये गरीब है क्या? 80 करोड़ में एक भी ऐसा आदमी जो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेज के डॉक्टर बना सकता है? बना सकता है? इनसे सुधार करिए। 5 किलो प्रति यूनिट है। आप लोग बड़े खूबसूरती से घुमाते रहते हैं। 5 किलो प्रति यूनिट है, लेकिन उसमें कितना यूनिट अभी भी नहीं मिलता है लोगों ने, उसमें कितना यूनिट नहीं मिलता है तो हमको नहीं पता है। भाई जो पहले फीस उसे दूना क्यों किया? इनसे सवाल पूछिए ना, दूना क्यों किया फीस को? बिल्कुल, सवाल सीधा सवाल है। कहते शर्म नहीं आती? इंजीनियरिंग की फीस इतनी है कि नहीं पढ़ सकता बच्चा, डॉक्टर पढ़ नहीं सकता है। क्या चाहते हैं कि 80 करोड़ ज्यादा लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिले? इनकी शिक्षा नीति केवल इसलिए है। सतीश जी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा सवाल, सतीश जी सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना बीजेपी से पूछने का, ये डोनेशन का जो सिस्टम बनाया हुआ है वो क्यों है? उसके बाद अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूलों में, अगर स्ट्रक्चर देख लिया जाए, पीजी क्लास से लेके आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करें, मैं तो कह रहा हूं पीजी क्लास से आप उठा लीजिए, पीजी के बच्चों का एडमिशन फीस अगर ओवर टोटल देख लिया जाए तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए प्राइवेट स्कूलों का है। और अगर इस तरीके से है तो स्ट्रक्चर क्या जाएगा? गरीब आदमी अपने बच्चों कहाँ पढ़ाएगा? अच्छा, ये देश में ये 3-3 बोर्ड, 4-4 बोर्ड बने हैं। उत्तर तो लो यार। जी सब निगम साहब बोल लेंगे, क्या मतलब? आईसीएसई बोर्ड है। आप देखिए यूपी बोर्ड, इतने सारे बोर्ड की क्या जरूरत है? एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं बनता? पूरे देश का सिलेबस नहीं सतीश जी, बच्चा पढ़े। बिल्कुल सतीश जी, सही बात आपने कही, जवाब भी ले लेते हैं। बच्चा किताब पढ़े, एक बोर्ड क्यों नहीं बनाते ये लोग? जी क्यों नहीं बनाते एक बोर्ड? संजय जी, एक बोर्ड क्यों नहीं बनाते? ये जो गरीब तबका अमीर तबके के बीच में निगम साहब, ऐसा कांग्रेस सपा अलग करके बात करना बेकार है। दोनों लोग एक ही थैली चट्टे बट्टे, सुन ले कांग्रेस चाहे। बिल्कुल संजय जी, जवाब हम आपसे, संजय जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है सामने, जहां पर बसपा प्रत्याशी का बड़ा आरोप, आला अधिकारियों से बसपा प्रत्याशी इमरान ने की है शिकायत। कन्नौज से इस वक्त ये बड़ी खबर, बसपा प्रत्याशी का बड़ा आरोप। गुरसाहिबगंज में बिच्छू गैंग सक्रिय, इमरान बिन जफर का यह आरोप है सामने। गुरसाहिबगंज में बिच्छू गैंग सक्रिय है, इस वक्त ये बड़ी खबर। बसपा के वोटरों को धमका रहा है गुरसाहिबगंज का बिच्छू गैंग, यानी कि बिच्छू गैंग जो है वो डंक मार रहा है मतदाताओं को। बसपा प्रत्याशी ने भाजपा के लोगों पर आरोप मढ़ा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी के लोग बसपा के गरीब वोटरों को दे रहे हैं धमकी। इस वक्त ये बड़ी खबर कन्नौज से।
वोट नहीं डालने की दे रहे हैं धमकी। इमरान बिन जफर जो कन्नौज से बसपा के प्रत्याशी, उनका ये सबसे बड़ा आरोप। आला अधिकारियों से बसपा प्रत्याशी इमरान ने की है इस बात की शिकायत। गुरसाहिबगंज में सक्रिय है बिच्छू गैंग। तो कन्नौज से बसपा प्रत्याशी का यह बड़ा आरोप। कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है कन्नौज लोकसभा में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरसाहिबगंज का एक 396 नंबर बूथ है, थाड़े देवर में प्राथमिक विद्यालय, वहाँ से हमारे लोगों ने फ़ोन किया कि बूथ से करीब 100 मीटर पहले, 200 मीटर पहले कुछ भाजपा का गैंग है, बिच्छू गैंग करके वहाँ के, वो 10-12 लोग वहाँ पे खड़े होके, जो दलित समाज की महिलाएं हैं और जो दलित समाज का वोटर है, उसको वो लोग रोक रहे हैं, उसको पहले दबाव बना रहे हैं कि जाओ तो भाजपा पे दोगी, नहीं तो यहाँ से जाओगी नहीं। यही बात मैंने कप्तान साहब को फ़ोन करके बताया था। कप्तान साहब ने संज्ञान में लिया और इत्तेफाक से कप्तान साहब मुझे मिल गए मेरे बूथ के दौरे पर, तो मैंने उनको इंडिविजुअली पर्सनली भी शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है उस पर। और मैं एज ए कैंडिडेट पूरी कन्नौज लोकसभा में, चाहे वो सपा का हो या भाजपा का हो, प्रशासन पूरा अलर्ट है। प्रशासन से मेरी बहुत रिक्वेस्ट भी है, कल भी मैंने करी, कि यहाँ पे किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है बहुत दबे कुचले लोग होते हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? जी, प्रशासन से क्या आश्वासन नहीं, मिला? प्रशासन ने मुझसे कहा है कि किसी के साथ अनफेयर नहीं होगा। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगी है, यही नहीं पूरे कन्नौज। तो चलिए अब रुख करते हैं फिर से अपनी चर्चा की तरफ, जहां पर हमारे साथ जुड़े हमारे खास मेहमान और उनसे जवाब लेते हैं। सवाल जवाब का ये दौर आज चौथे चरण के इस महारण में जारी है। मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें एक बार फिर से कि सतीश निगम जी सपा के हमारे तरफ साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं, और बीजेपी से संजय कटियार जी, जितेंद्र तिवारी जी कांग्रेस से। संजय जी, अभी मैं कह रहा, दोनों लोग एक ही थैली चट्टे बट्टे इस समय तो आईईडी गठबंधन बनाए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 60 साल में कांग्रेस ने देश में केवल 1 एम्स दिया था और 6 हमारे अटल जी की सरकार में बनाए गए। 7 से आज 19 हो गए। ये हमारी मोदी सरकार की देन है। आज 19 एम्स है देश के अंदर। 10 साल में अंदर और क्या है, और अभी आगे भी प्रोग्राम आगे 100 दिन का तैयार है। सरकार पुनः आ रही है, इनकी संख्या और बढ़ेगी। एयरपोर्ट हमने 70 से 140 की, इनको नहीं दिख रहे। और देखिए, मुद्रा लोन के तहत हमने युवा रोजगारों को बिना गारंटी 10 लाख से 50 लाख तक बिना गारंटी जमानत के बैंक से लोन दिलाने का कार्य किया। जो महाजन लोग जो गरीबों में रुपया बांट कर 10% ब्याज पे रुपया बांटते थे, उनका शोषण करते थे, ऐसे लोगों को बेरोजगार जरूर हो गए हैं, मगर वो नौजवान रोजगार पा गए हैं जिनके जनधन खाते खुले, जिनको मुद्रा लोन मिला बिना गारंटी, उनके जरूर दिन बदल चुके हैं और वो रोजगार पा चुके हैं। ये उनको रोजगार नहीं दिखता। 4 करोड़ लोगों को हमने स्टार्टअप दिया और 4 करोड़ शौचालय बनाए, क्या उनमें रोजगार नहीं मिला? हाईवेज बन रहे, क्या रोजगार नहीं मिला? सड़कें बनती हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? क्या अपने आप बन गए? अरे भाई, रोजगार डायरेक्ट हर तरह का होता है, क्यों? सरकारी नौकरी रोजगार थोड़ी ना है कि आप सरकारी नौकरी दे देते हैं। रोजगार देश के अंदर हर तरह का होता है। जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं जी, आप एक दिन बेरोजगार बन करके एक किसी को चले जाइए और 10 लाख का लोन गारंटी के लेके दिखा दीजिए। मेरे जानने वाले कम से कम सैकड़ों ऐसे साथी हैं बेरोजगार, जिन्होंने नहीं दिया। केंद्र सरकार की योजना, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को नहीं, लाखों लोगों को मिल चुका है। स्टार्टअप में मिला है और मुद्रा लोन में मिला है। हमको वसूल करना है, सरकार इससे कुछ मुद्रा लोन, हमारे आंकड़े नहीं है। मुद्रा लोन बिना गारंटी के भटकते रहते हैं लोग, उनको नहीं मिलता है। आप भाजपा के नेता हैं, मैं आपके पास भेज दूं, आप लोन दिखा के दिला दीजिएगा। 25 लाख और बाकी की बात छोड़िए, मैं 5 लाख तक की बात कर रहा हूं। पहले ही खराब होगी तो बात अलग है। आपकी योजनाएं सिर्फ भाषण जब देते हैं तब अच्छी लगती है लोगों को, वो धरातल पे कहीं नहीं है। अभी हमारे सपा के भाई माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा स्मार्ट कार्ड की मैं बात कर रहा हूं। सत्य है ये। किसी अस्पताल में अगर प्राइवेट अच्छे चले जाइए और वो दिखा दीजिए अगर स्मार्ट कार्ड, या वो जान जाते हैं, तो इलाज नहीं होता है लोगों का उसकी वजह से। नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी है, आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड की अगर बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल कार्ड, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। इसमें एक छोटी सी मैं चीज मेंशन कर दूं, क्योंकि मैंने इन चीजों को बड़े जमीनी स्तर पे गौर से सुना भी है, देखा भी है सब कुछ। 5 लाख का आपका इलाज फ्री है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसमें भी कैटेगरी है। अगर आप आंखों के मोतियाबिंद का इस्तेमाल कराने जाते हैं ना ऑपरेशन, तो उसमें सिर्फ 7,000 के लेंस की बात की जाती है, जो सरकारी अस्पतालों में दिया जाता है। एकदम जी हाँ।
अगर किसी बुजुर्ग की आंख सबसे ज्यादा खराब है, कुछ परसेंटेज खराब है, अगर उसको 20,000 का लेंस लग सकता है, 13,000 का 50,000 तक के लेंस आते हैं वो लग सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपका जो आयुष्मान कार्ड वो काम नहीं करेगा, आपको अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा। ये जो एक क्राइटेरिया सेट है अस्पतालों की तरफ से, ये इस पर क्या आवाज नहीं उठनी चाहिए? अच्छा, इसमें भैया एक चीज और है जी, अगर आप लेंस 50,000 का ले रहे हैं तो वो 7,000 जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा जी, वही बात मैं पूरा का पूरा 50,000 रुपए लगाना होगा। अच्छा, एक चीज और जो अभी संजय जी ने कहा कि हमने स्टार्टअप दिए हैं, एंटरप्रेन्योर बनाए हैं, हमने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाए हैं, सब कुछ किया, हमने उनको अपना स्वयंभू बने के आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन गारंटी जब कांग्रेस इस बार दे रही है मैनिफेस्टो में कि हम गारंटी दे रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी आप कैसे देंगे, कहां से देंगे, जरा इस पे प्रकाश डालिए। जहां सरकार है वहां दे दी, तो बता दें। 1 करोड़ देंगे, अभी वहीं नहीं दी जहां की सरकार है, कर्नाटक हो। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं कि कैसे देंगे, इसका थोड़ा सा एक प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अगर आप जी कैसे देंगे हम बताएं। जी जितेंद्र, आपने जो अंबानी और अडानी को दिया है 22,000 करोड़ रुपए, उनसे लेकर के देंगे। अच्छा जितेंद्र जी, आ गई सुई घूम कर। अच्छा जितेंद्र जी, हमें लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो हमारे पास मुद्दे हैं वो घूम फिर के अंबानी अडानी से बाहर ही निकल पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से, एक खबर आ रही है सामने, ब्रेकिंग आ रही है उन्नाव से इस वक्त, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीएलओ की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर वोटर लिस्ट से नाम था डिलीट, यानी कि जिंदा व्यक्ति को दिखा दिया मृतक। बीएलओ की सबसे बड़ी लापरवाही उन्नाव से सामने आई। मायूस होकर घर को लौटा मतदाता, यानी कि जीवित व्यक्ति को मृतक दिखा दिया गया। उन्नाव में बीएलओ की तरफ से यह बड़ी लापरवाही सामने आई। मायूस होकर जीवित मतदाता जो कागज में मृत दिखाया गया है वो वापस अपने घर के लिए लौटा। तो बीएलओ की बड़ी लापरवाही उन्नाव में सामने आई, जहां जिंदा व्यक्ति को दिखाया गया मृतक। मतदान करने जब बूथ पर पहुंचा मतदाता तो वोटर लिस्ट से नाम गायब। उस वक्त ये बड़ी खबर उन्नाव से, जहां बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। वोटर लिस्ट से नाम मतदाता का गायब था, यानी कि जीवित व्यक्ति को मृत बताया गया। मायूस होकर घर को लौटा मतदाता। उन्नाव से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिंदा व्यक्ति को दिखाया मृत। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां आप देख सकते हैं कि बीएलओ की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई। एक जीवित व्यक्ति को मृतक दिखा दिया गया मतदान करने। जब वो जीवित व्यक्ति, जीवित मतदाता मतदान स्थल पर पहुंचता है तब उसे जानकारी होती है। तो वोट ना होने की मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद मिली जानकारी। तो रुक करते हैं चर्चा की ओर। जितेंद्र जी, सवाल वही था कि 1 करोड़ लोगों को आप इंडी गठबंधन जो है लगातार ताल ठोक के, एक मंच से अखिलेश जी और राहुल जी ताल ठोक के कह रहे हैं, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो वो कह रहा है हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और बाकी लोगों को हर महीने 8,000 के हिसाब से साल भर तक, जब तक वो गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे तब तक हम उनको पैसा, यानी कि 1 लाख रुपए सबको देते रहेंगे। पैसा कहां से आएगा? का इन्होंने लगभग 22,000 करोड़ रुपए माफ किया, वो कहां से आया जी? ये अभी हिसाब दे दें, हम इनको अभी बता देंगे कहां से आएगा। ये 16 लाख करोड़ रुपया है, 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया भाई। सॉरी, 16 लाख करोड़। कमाल है, इंडिया गठबंधन के पास आंकड़े भी कंफर्म नहीं है। जितेंद्र जी, 16 लाख करोड़ रुपए माफ करे हैं जी। चलिए, नहीं ये बात तो सही है, 16 लाख करोड़ में सतीश जी ने आंकड़े सही कर दिए। अपने आप में झूठ है, पता ही नहीं। लेकिन ये सवाल तो उठता है 16 लाख करोड़ का, जो संजय जी सवाल उठ रहा है, पहले आप बता दीजिए तब तो बताएंगे। वही वसूला जाएगा और
चलिए ये कारखाने लगे। इंडी नहीं, गठबंधन का आप लोग बहुत सतीश बुद्धिमान है। जी, सतीश जी, लेकिन वसूली की जो बात करें वही वसूलेंगे, वो तो चलिए आप सरकार आने के बाद वसूलेंगे, लेकिन जिस तरीके से इलेक्टोरल बोर्ड में वसूली की गई। अच्छा, ये इंडी गठबंधन का आप लोग डिफिनीशन जानते हो क्या है? जनता के बीच में डिफिनीशन में आपको जनता बता दें आप। पहली बात तो इंडी नहीं, फिर इंडिया सुन लीजिए। गठबंधन है इंडिया संजय भाई जी। ने INDIA है, हाँ तो INDIA उसको इंडी बोलते हैं। अब बोलने देंगे आप लोगों में चैन से सुन रहा था, आपकी बौखलाहट ये बता रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। तो इंडिया बोलने में भी डर लगता निगम है। साहब सुन लीजिए ना, अरे इंडिया नगर निगम साहब आप तो पढ़े लिखे हो गए, इंडिया कैसे हो गया? I.N.D. क्या है भाई? I.A. आप इसको इंडिया पढ़ेंगे, इंडिया की स्पेलिंग क्या? IND है क्या? नहीं तो सीबीआई, बता दीजिए। सीबीआई को भी हम कैसे पढ़ेंगे? आप बता दीजिए। सीबीआई और सीआईडी को हम कैसे हम पढ़ेंगे? इंडिया की बात कर रहे हैं। नहीं, इंडिया सीबीआई और का सीआईडी को लिखते कैसे हैं। पढ़ेंगे? अगर किसी का अनुराग जी, नाम आप गलत दलील दे रहे हैं। नहीं, इंडिया का फुल फॉर्म क्या I. है क्या? कैसी बात करते हैं आप? ये B.J. अब मैं बता दे रहा हूँ, हाँ B.J. तो है ना? नहीं, सुन लेते हैं। मेरा सुन लीजिए निगम साहब सुन लीजिए। ये अंग्रेजों का साथ देते थे, अरे इसलिए दोनों भाई सुन इंडिया को लीजिए, भी डर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, जरा सुन लीजिए। इंडिया मैं बता दे रहा हूँ आपका सही फुल फॉर्म। इंडिया जो आप बनाए ना, उसका मतलब जानते पब्लिक क्या है? इनविजिबल। सुन लीजिए, इनविजिबल दिखाई नहीं दे रहा। पहला आई इनविजिबल, एन माने नेग्लेक्टेड बाय द पीपुल, नेग्लेक्टेड, और डी माने डिफॉल्टरों का गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। समझ रहे हैं आप? ये है इंडिया का फुल फॉर्म। और दूसरे आखिरी आई का मतलब इंडिविजुअल, आखिरी आई का मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हितों का संरक्षण बन रहा है ये गठबंधन। किसी का परिवारवाद, किसी को अपने बेटी को स्थापित करना, किसी को बेटे को स्थापित करना, किसी को अपने लड़के को स्थापित। 21 बार लॉन्च हो चुके राहुल गांधी, 21वीं बार लॉन्च हो रहे हैं, और फिर पटाखा फुस होने वाला है। और उधर लालू यादव भ्रष्टाचार, चारा चोर, अरेस्ट, जेल सजा याफ्ता उनके लड़के को बनना है, राहुल गांधी को बनना है, यहाँ ममता बनर्जी को बनना है, वहाँ BRS के नेताओं को बनना है। आप जरा आप लोग ये बता दो प्रधानमंत्री कौन? चलिए इंडिया में प्रधानमंत्री बता दो, हम हार स्वीकार कर लेंगे। बताइए चलिए प्रधानमंत्री बताइए आप। प्रधानमंत्री कौन का सवाल तो सबसे बड़ा बताइए आप, क्वेश्चन मार्क है। बताइए आप प्रधानमंत्री कौन आपका? राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या BRS? अरे सुन तो ले संजय जी, जवाब नहीं भाई, हमारी बात ये नहीं होती, ये लोग बोलते हैं। जो इतना बड़ा अपराध है, हजारों लड़कियों का शोषण करके एक करके जी। और संदेश खाली में कुछ बोल दीजिए, संदेश खाली में बोल दीजिए निगम साहब। अभी आप मणिपुर चिल्ला रहे, संदेश खाली में TMC के नेता तो सबसे सुंदर औरतों को ले जाकर अपने ऑफिस में बलात्कार करते रहे, और आपका शहबाज खान अभी गिरफ्तार हो पाया, जो बहुत दबाव बनाया हम लोगों ने, हैं? वो क्या था? हजारों TMC नेता उनके साथ गठबंधन करते हैं। जी कर्नाटका की बात कर रहे हैं सतीश जी। हजारों बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म किया और भाग गए, इंडिया संदेश छोड़कर। ये खाली रोक नहीं बोलिए, पाए, भाग संदेश कैसे खाली गए? निगम साहब, संदेश खाली। ये उसको भगाने में शामिल है। संदेश खाली में बोलिए, सतीश जी, उस पे नहीं लेकिन बोलेंगे। उस पर तो PM मोदी ने, लेकिन मणिपुर ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुका दिया। और संदेश खाली ने बहुत ऊंचा कर दिया। संदेश खाली ने बहुत ऊंचा कर दिया क्या? का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया उस पर। नहीं, संदेश खाली बताइए ना, उस पूरी पर क्यों नहीं दुनिया बोल में रहे सर आप? झुका दिया देश का। तृणमूल कांग्रेस, पूरी दुनिया में पश्चिम सर बंगाल, झुका दिया संदेश खाली में बोलिए ना। ये भैया पूरी दुनिया में सर झुक गया। संदेश खाली की हमारे महिलाएं देश का आपकी सर झुक आपकी गया। माँ बेटियां नहीं थे, भाई। आपके परिवार के लोग नहीं थे संजय जी, वो हमारे देश की महिलाएं नहीं थी। संदेश खाली। संजय जी, जब हम संदेश खाली की बात करेंगे क्यों तो नहीं करते आप? एक उंगली कर्नाटक की तरफ भी मुड़ जाएगी, और वहां का मामला भी वहां तो उठ जाएगा। खुलेआम चल रहा था। ये तो अभी कोई वीडियो चला है, उस पर चल रहा होगा, लेकिन ये तो खुलेआम चल रहा। गिरफ्तार हुआ शहबाज खान, वहां पर संदेश खाली में उस पर नहीं बोलते ये लोग कि इनके गठबंधन के हिस्सा है ममता बनर्जी, तो इनको नहीं आवाज निकलनी। और महिला होकर के इस तरह का कुकृत्य चल रहा पश्चिम बंगाल के अंदर, महिलाओं के साथ जाते थे नेता, बुला के बैठाने ले आते थे, घर पर बुला के ले जाते थे। और बताइए, बुला कर देखिए आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नेताओं नहीं पर है। आप ही बोलो जो भाग गए, उन पर बोलो ना, जिन्हें आपने देश से भगा दिया। आप संदेश खाली भी एक साथ बोल दो ना, देखिए थोड़ा उसको भी रोना रो देखिए दीजिए। आरोप प्रत्यारोप सतीश जी, संजय जी, संदेश खाली भी बोलिए ना थोड़ा सा। देखिए आरोप प्रत्यारोप के तो चलते रहेंगे।
आपके ऊपर भी उंगली उठेगी, उधर भी अच्छा उंगली चलिए उठेगी। छोड़ देते हैं, छोड़ दे, आप नहीं जवाब देंगे। आप सुनिए, ये भी आप टेम्पो वाली बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री टेम्पो लोडर में बता। निगम साहब सुन लीजिए, तिवारी जी सुन ले, कांग्रेस नेता सुन ले, अगर आवाज आ रही हो। उन्होंने कैसे भगा दिया आप बताइए। अरे निगम साहब सुन लीजिए, वो लोडर वाली जो बात कर रहे हैं ना, अनपढ़ आदमी बता देगा लोडर में रुपया गया होगा। वो झारखंड में 38 करोड़ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के नौकर के यहाँ बरामद हुआ, तो उनके मालिकों के पास कितने हजारों करोड़ होगा, इसकी कल्पना कर लीजिए। एक चीज बताइए, ये तो बड़ा अनपढ़ आदमी बता देगा 38 करोड़ रुपया लोडर में ही गया होगा, बैग में तो नहीं गया होगा। संजय जी, इसलिए सबको पता है। नहीं, वो आप ये ना कहीं प्रधानमंत्री को पता है। जितेंद्र जी, गरीब से गरीब अनपढ़ आदमी पता, 38 करोड़ कांग्रेस के नेता आलमगीर के नौकर के घर में बरामद हुआ। अच्छा जितेंद्र जी, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी की, और इंडी गठबंधन के नेता बने घूम रहे हैं। जनता इनको भ्रष्टाचारियों को नहीं चुनेगी, लिख के रख लीजिए। संजय जी, चुनेगी नहीं चुनेगी 4 तारीख को पता चल जाएगा, 4 जून को। लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। एक सबसे बड़ा सवाल जब बात हुई है अंबानी अडानी की बात हुई है, और दूसरी बात आरोप सबसे बड़ा लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से इस बार की अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचते नजर आ रहे थे इन 2 AA से, यानी अंबानी और अडानी से बचते नजर आ रहे थे, और अब अचानक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि अब अंबानी अडानी मंचों से बोलने लगे। इस पर क्या कहेंगे कि किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? अंबानी अडानी का इन्होंने नाम लिया, विषय ये नहीं है। एक प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं कि टेम्पो से पैसा भर के जा रहा, और भाजपा के नेता कहते हैं अरे प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते। हाँ तो झारखंड में पहुंचा ना 38 करोड़, कैसे पहुंचा? संजय जी सुन तो ले पहले। इसका मतलब कि टेम्पो से पैसा भर के गया, टेम्पो से पैसा भर के गया तो आपने रोका क्यों नहीं? अगर नहीं भर के गया तो आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? पकड़ तो लिया झारखंड में भाई साहब। एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसको समझने की। बिल्कुल ठीक है। अडानी अंबानी व्यवसायी पहले भी थे, इसमें कोई दो गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरह से संपत्ति का रातों रात इतने गुना बढ़ जाना, जिस तरह से देश के हर कारोबार में अडानी का हाथ। अच्छा जितेंद्र जी, सतीश जी, आप समय का अभाव है इसलिए, लेकिन सीधे एक बार में सिर्फ चलते चलते एक पूछूंगा, इस बार गारंटी किस चीज की है? क्योंकि इस बार गारंटी ले रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे जल्दी से? गारंटी है लोकतंत्र की, गारंटी है संविधान की, गारंटी है बेरोजगारी को मिटाने की, गारंटी है महिलाओं को 1 लाख रुपए महीने देने की। चलिए 1 लाख रुपए का ये जो दांव है, देखते कितना काम आता है। सतीश जी क्लोजिंग से आपसे मांगूंगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देश का हर बेरोजगार ये समझ गया है, जो संविधान का सम्मान करता है वो समझ गया है, उसको समझ में आ रहा है कि संविधान को हमको बचा के रखना है, डॉक्टर साहब के सपनों को पूरा करना है। डॉक्टर साहब ने जो हमको जो अधिकार दिया उसको खिलाफ पूरे देश में माहौल है, पूरा देश बीजेपी की सरकार से त्रस्त हो गया है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, कमजोर हो, वो बदलना चाहता है और वक्त आ गया ये बदलेंगे। बिल्कुल संजय जी, जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। बिल्कुल सही है। इंडी गठबंधन कहीं भी रिजर्व नहीं करता, ये आपस में लड़ रहे हैं फुसफुस वाले। और अभी गारंटी क्या है? गारंटी ना इंडिया गठबंधन तो ले रहा है, इंडी गठबंधन हारेगा। मोदी ने जो गारंटी दी 400 पार होंगे और हम देश में खुशहाली आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, ये गारंटी है, गारंटी की गारंटी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, सतीश निगम जी आपका, और जितेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सबकी उम्मीदें खरी उतरे, 4 जून को पता चल जाएगा। तो हमने जानने की कोशिश की चर्चा में कि क्या कुछ इस बार होने वाला, क्या गारंटी काम आने वाली है, क्योंकि आज चौथे चरण का महारण जारू है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने पत्नी संग किया मतदान। जनता का मिल रहा है अपार समर्थन, नवल किशोर शाक्य का यह कहना है। फर्रुखाबाद में चौथे चरण का मतदान जारी, इस वक्त की यह बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने किया मतदान। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने पत्नी के साथ किया मतदान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चौथे चरण का मतदान जारी है फर्रुखाबाद में भी, जहां पर नवल किशोर शाक्य बीजेपी के टिकट पर वहां पर चुनावी रण में हैं
और उनका साफ कहना है कि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। पहले तो सभी फर्रुखाबाद लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और प्रणाम के साथ पत्रकार साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से आज देश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, मैं कह सकता हूं कि लोगों में आज मतदान के प्रति बहुत रुझान है और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर साहब की, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, देश के संविधान को बचाने के लिए आज सभी लोग भारी से भारी मतदान करने का काम करेंगे और कर रहे हैं। इस बार चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या लगे आपको, जैसे कि जनता जिस तरीके से बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, कोई समस्या भी आ रही है क्या अभी तक के मतदान? मुद्दे तो पत्रकार साथियों फर्रुखाबाद के बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा बस यही अनुरोध है कि इस बार डॉक्टर नवल किशोर जब सांसद बनेगा तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का ये बेटा तो इस बीच बड़ी खबर आ रही फर्रुखाबाद से, जहां चौथे चरण का मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर परिवार संघ मुकेश राजपूत ने किया मताधिकार का प्रयोग। इस वक्त की बड़ी खबर, चौथे चरण का मतदान जारी फर्रुखाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर, फिर ऐतिहासिक जीत का किया दावा। तो बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने चौथे चरण का मतदान जारी, जहां पर परिवार संघ किया मतदान। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने किया परिवार संघ पहुंचकर मतदान। जहां चौथे चरण का मतदान आज जारी है, परिवार संघ मुकेश राजपूत ने भी मतदान किया वहां पर जाकर और ऐतिहासिक जीत का दावा किया। तो फर्रुखाबाद में भी चौथे चरण का मतदान जारी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सभी नौजवानों से, सभी देश के आम मतदाताओं से और अपने लोकसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से राष्ट्र हित में, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, शक्तिशाली, समृद्धशाली, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग, सभी सम्मानित मतदाता मतदान आवश्यक करें। माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी शपथ दिलाएं। क्या इस चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है आपका? आपकी कड़ी टक्कर लग रही है क्या? नहीं, मुझे तो कहीं टक्कर नहीं लग रही है। पूरे प्रदेश और पूरे देश में कहीं टक्कर नहीं लग रही। मुझे तो लग रहा है ये देश पूरा मन बना चुका है माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने। कितनी सीटें आने की संभावना है भाजपा की? मुझे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें आनी चाहिए। आप फर्रुखाबाद से तीसरी बार सांसद चुने जाएंगे। और उस बीच एक और बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की धर्मपत्नी ने किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लुइस खुर्शीद ने कहा भाजपा को सत्ता में आने से रोकना बेहद जरूरी। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी ने किया मतदान। लुइस खुर्शीद ने अपने बेटे के साथ किया मतदान। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चौथे चरण का मतदान आज जारी है। पैतृक गांव पितौरा कायमगंज मतदान केंद्र पर जाकर किया मतदान। लुइस खुर्शीद ने इस दौरान कहा भाजपा को सत्ता में आने से रोकना बेहद जरूरी। इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी ने किया मतदान। लुइस खुर्शीद अपने बेटे के साथ पहुंची मतदान के लिए। इस दौरान मतदान के बाद लुइस खुर्शीद ने कहा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना जरूरी। पैतृक गांव पितौरा कायमगंज मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया मतदान।
थोड़ा भी हम लोग ये केवल आप करो आईडी ना थोड़ी एक फोटो लेना, स्टिल फोटो लेना। ठीक है बस। मैम आपने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दे थे, किस बात को लेके आप अभी वोट कास्ट ये करके आए? पूरा चुनाव खत्म हो गया, मुद्दे हमसे पूछ रहे, संविधान को बचाना है। एक तो बड़ी बात यह है कि संविधान को बचाना है, और यहाँ छोटी बात यह है कि फर्रुखाबाद को बचाना है। जो लव जिहाद जैसा मतलब जो है कि एक वोट जिहाद का मुद्दा उठा था, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जिसने भी ये कहा सलमान साहब ने कहा नहीं, और सच्ची बात यह है कि ऐसे लफ्ज़ चुनाव में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर उनका कहने का मकसद कुछ और था। उनका कहने का मकसद था कि संघर्ष होना चाहिए वोट देने के लिए, सिर्फ ये उनका मतलब था। हमसे कोई मतलब नहीं है, वो है ज़रूर सलमान साहब के रिश्तेदार, मगर आप लोग सब जानते, फर्रुखाबाद के लोग जानते हैं कि उनके परिवार हमेशा हमारे खिलाफ रहे। वो बात छोड़, बात यह है कि ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हद तक प्रधानमंत्री गए, जिस जो अनाप शनाप बात निकल रहे प्रधानमंत्री के मुंह से, वो किसी प्रधान। तो चौथे चरण का महारण जारी है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल एबीसी न्यूज में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चौथे चरण के मतदान से जुड़ी खबरें हम आपको देते रहेंगे।